This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना आज का लेक्चर जो है ज़रा नया स्टार्ट करने से पहले ज़रा चाहूँगा जो हमने कल पढ़ा था उसको ज़रा हम जस्ट एक नज़र पहले थोड़ा सा रिवाइज करें। जी, कुछ ऐसे में हमने क्या कल पढ़ा था। स्टार्ट बेटा मैंने आपसे लिया था कि जिस तरह इंट्रो में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, वहीं से मैंने आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी याद करवाई थी। फिर इनकम स्टेटमेंट का एक मैंने फॉर्मेट आपके सामने बना दिया था, ठीक है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, सेलिंग एडमिन, फाइनेंशियल चार्जेस, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ तक जब हमारी बात कंप्लीट हुई थी तो देन फिर मैंने आपसे कहा था कि बिजनेसेस की दो टाइप्स होती हैं जो हमारे FR1 के सिलेबस में है। एक है ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स, ट्रेडिंग बिजनेस में आप चीज़ें खरीद के बेचते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप चीज़ें बना के बेचते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट आपसे कहा था, डिस्कस किया था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है फिर डिस्कशन स्टार्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बात ये चल रही थी कि अगर आपने चीज़ें बनानी हैं तो फिर आपको एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, आपको एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री में फिर उन एरियाज को बनाते बनाते कुछ नई टर्मिनोलॉजी डिस्कस हुई थी। वो नई टर्मिनोलॉजी क्या थी, मतलब रॉ मटेरियल की बात सर आवाज में हुई डिस्टॉर्शन थी। आ रही है, जरा चेक करा लें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपने जो चीज़ अल्टीमेटली बनानी है उस चीज़ को बनाने में अगर कपड़े से बननी है तो कपड़ा फिर रॉ मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो जिससे आपने फिनिश गुड्स बनानी, जिस चीज़ से, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जिस चीज़ को आपने बेचना है उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। और फाइनली फिर एक वर्ड नया आया था कि अगर कुछ जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीटिंग एंड हो गया है, तो सेमी फिनिश गुड्स को वर्क इन प्रोसेस का, ठीक है। देन फाइनली फिर ये बात शुरू होगी कि मैं सर आवाज में स्टेटमेंट का मैंने डिस्टॉर्शन आपको आ रही है, नाम काइंडली चेक करवा दें। तो लिख दिया था लेकिन उसे हम कल पढ़ नहीं सके थे। अभी इंशाल्लाह आज उसको कंप्लीट करते हैं। पॉसिबल। सर आवाज नहीं आ रही सही। जी भाई चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सब्र करें जरा। तो जी लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेटा फिर तीन तरह के स्टॉक्स थे और कौन कौन से थे, रिपीट क्या करें, बोला करें। रॉ मटेरियल का स्टॉक पॉसिबल है, फिनिश गुड्स के स्टॉक्स हैं, फिर उसके बाद वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स हैं, और इनके ओपनिंग स्टॉक्स भी मैंने कल आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सब छोटी सी रिवीजन के बाद
जरा 1 मिनट जरा डिस्टॉर्शन जरा खत्म कर देंगे, तो 1 मिनट जरा पॉज करें। जी बेटा लेट्स स्टार्ट हियर। आवाज में जरा हल्की सी डिस्टॉर्शन थी, मेरा ख्याल है इशू रिजॉल्व हो गया। ये उसामा जरा बता दीजिएगा यार, उसामा अब्दुल अहद, यस सर। आवाज की हो डिस्टॉर्शन गया खत्म हो गई है? सर। हो गया सर, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा। तो काइंडली लेट्स वंस अगेन फोकस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। बेटा इंशाल्लाह आज हम बनाना सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जरा एक दो चीजें और मैं जरा डिस्कस कर दूं, ताकि फिर हम स्टेटमेंट जब बना रहे हो उसमें फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज जो यहाँ से हमारे आप याद रखें, कौन कौन से स्टॉक्स पॉसिबल हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, बोला करें जी सर। नंबर 1 रॉ मटेरियल हो सकता है, नंबर 2 फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। अब आगे चलो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डायरेक्ट लेबर के नाम से। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब जरा आप समझना था। डायरेक्ट लेबर का मतलब होगा, अगर मैं कभी ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये असल में सैलरी को कहते हैं, सैलरी एक्सपेंस को। लेकिन किस सैलरी एक्सपेंस को? सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज which are involved in converting the raw material into finished goods. RM means raw material into finished goods, FG means finished goods. ऐसे एम्प्लॉइज जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में, उन एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और कभी कभी इस डायरेक्ट लेबर के लिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाता है। ये कौन से एम्प्लॉइज हैं जो किस काम में इन्वॉल्व हैं? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मसलन अगर मैं आपको फैक्ट्री की डायग्राम दिखाऊं, तो फैक्ट्री की डायग्राम में ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज हैं जो रॉ मटेरियल मंगवा के फिनिश गुड्स बना रहे हैं, इन एम्प्लॉइज की सैलरी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। यही मिलेगा सर। लेकिन इन एम्प्लॉइज के अलावा स्टोर रूम्स में भी होंगे, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी होंगे, फिनिश गुड स्टोर रूम में भी होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन वगैरह वगैरह सब में होंगे। उसकी बात मैं बाद में करता हूँ। लेकिन वो लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनकी सैलरी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। इसी तरह अगर इसके साथ ही मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर लूँ, अगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए इनडायरेक्ट लेबर, तो उसका मतलब इनडायरेक्ट लेबर का बेटा फिर सिंपली मतलब ये हो जाएगा कि वो एम्प्लॉइज, दोबारा जरा डायग्राम की तरफ आ जाए पहले, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है फैक्ट्री में, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर है, मींस रॉ मटेरियल स्टोर रूम में है, कैफेटेरिया में है, डिस्पेंसरी वगैरह में है, कोई भी है, ऑल एम्प्लॉइज अदर देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी है उसको इनडायरेक्ट लेबर का याद रहेगा। तो अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज within factory other than
other than production department employees. आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग क्लास में प्लीज टाइम पे आया करें और कंसंट्रेशन से बैठ के सुना करें। मैंने आपसे कल भी कहा था कि क्लास लाइक को इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ना खुद डिस्टर्ब हो और ना ही दूसरों के लिए कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, अपने माइक्स पर ऑफ रखा करें, ठीक है? तो प्लीज फुल कंसंट्रेट करें। क्या फर्क हो गया जी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में? डायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, हम सैलरी की बात करें, सैलरी एक्सपेंस की बात करें, फर्क सिर्फ क्या है, ऐसे एम्प्लॉय जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करें उनकी सैलरी डायरेक्ट लेबर या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बाहर हैं, फैक्ट्री के अंदर ही हैं, ऐसे एम्प्लॉय सैलरी इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह दो लफ्ज अगर हम और अंडरस्टैंड कर लें यहीं पे तो शायद फिर हमारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसी तरह एक लफ्ज होता है, लफ्ज हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल तो बेटा बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये तो सिंपली आप इस तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल इज अनदर नेम ऑफ रॉ मटेरियल। मसलन रॉ मटेरियल की जगह, मतलब इसका ये मेरी बात है कि रॉ मटेरियल की जगह डायरेक्ट मटेरियल वर्ड भी यूज हो जाता है, ठीक है? तो रॉ मटेरियल से गुड्स फिनिश गुड्स बनती हैं, तो इसको स्टेटमेंट वैसे भी बोला जा सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल से फिनिश गुड्स बनती हैं। ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स डायरेक्टली बनती हैं, ऐसी चीजें जिनसे हमने फिनिश गुड्स बनानी है उन्हें रॉ मटेरियल भी कहते हैं, और उन्हीं का एक ऑल्टरनेट नेम डायरेक्ट मटेरियल भी है। लेकिन इसी के अगेंस्ट एक वर्ड फिर अब यूज हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल सिंपली क्या हो जाएगा, एनी मटेरियल, ये बट सब क्या हो जाएगा, एनी मटेरियल अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई भी मटेरियल टाइप चीज फैक्ट्री में इस्तेमाल होगी, एनी मटेरियल अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल। पहले तो इस मतलब सिंपली ये बात होगी, रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई भी और मटेरियल आइटम फैक्ट्री में इस्तेमाल हो जाए तो वो इंडायरेक्ट मटेरियल है। सर काइंडली डिस्टॉर्शन एग्जांपल फिर आ रही है। लेट्स अज्यूम मशीनरीज अगर हो, आवाज में बड़ा अगर डिस्टॉर्शन आ रही है तो मैं 1 मिनट जरा रुक के इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप लोग अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। जी बेटा सॉरी, टेक्नोलॉजी की तरफ से मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं यार। होपफुली जो हमारे ह्यूमनली पॉसिबल हमारे लिए है उसको तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बाकी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। शायद हमारे लिए रियल चैलेंज यही है कि हमने मैक्सिमम फोकस करना है, तो इस वक्त तो नहीं है। बच्चे का बात ये है कि अपने अपने बच्चों का चेक करो, मुझे वही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों ने बहुत ईजी रखा हुआ है किसी ने तो वो सर आवाज सही, आप कैरी ऑन करें, इन सब के अपने कनेक्शंस का मसला है। जी बेटा लेट्स फोकस आप लोग ना बोलें प्लीज। जी बेटा बात हो रही थी डायरेक्ट मटेरियल क्या मेरे है, पास सिंपली सही आ रॉ रही मटेरियल। है। असल में कुछ बच्चों को मैसेजेस बीच में बेटा आते हैं, उसकी वजह से फिर मैं रुक जाता हूँ। होपफुली अब ये मसला रिजॉल्व है। और इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने कहा मटेरियल रॉ डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कोई भी अगर मटेरियल फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। मसलन एग्जांपल के तौर पे जरा काइंडली मशीनरी ज़हन में बनाएं।
जिस तरह बाइक्स होती हैं तो बाइक्स में ऑयल वगैरह चेंज होते हैं, गाड़ियों में चेंज होते हैं, इसी तरह मशीनरी से अगर कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स यूज हुए हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी, तो इन ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ने एज सच कोई डेफिनेटली शर्ट्स पे बेटा नहीं लगना, तो होपफुली रॉ मटेरियल से शर्ट्स बननी, मींस क्लॉथ से शर्ट्स बननी है, तो ये ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स एज सच फिनिश गुड्स पे नहीं लगना। ये अगर मशीनरी वगैरह पे लगना है, मशीनरी या प्लांट पे लगना है, मशीनरी प्लांट को रनिंग कंडीशन के लिए अगर हमने लगाना, तो ये फिर आप डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाएगा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इसी तरह इन अगर एज अनदर एग्जांपल, अगर कोई क्लीनिंग मटेरियल यूज हुआ है फैक्ट्री में, क्लीनिंग मटेरियल फैक्ट्री की सफाई के लिए चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, कोई क्लीनिंग के लिए कपड़े वगैरह अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये चीजें फिर अब कोई ऐसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहलाएंगी, ये इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिलहाल दो चीजें ध्यान रखें, अगर जरूरत पड़ेगी बहुत एक्सप्लेन करूंगा मैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बस ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल सिंपली मींस एनी मटेरियल एक्सेप्ट या अदर देन रॉ मटेरियल, बस, देन नथिंग एल्स। फाइनली एक टर्म मैंने और आगे यूज करनी है, तो उसको भी मैं यही एक्सप्लेन जरा कर दूं। एक वर्ड फिर यूज होता है फैक्ट्रीज के एंगल से, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब काइंडली बस आपने इस तरह से ध्यान रखना है, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है फैक्ट्री के वो सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन, अब आपने कंसंट्रेट करना है यहाँ, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब उन एम्प्लॉयज की सैलरी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अगर मैं दो चीजें एक्सक्लूड कर दूं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तो इन दो के अलावा फैक्ट्री में जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे किस हेडिंग में आ जाएंगे, फैक्ट्री। ठीक होगी मेरी बात यहाँ तक? मसलन अब एग्जांपल, क्या फैक्ट्री में ये हो सकता है कि कोई यूटिलिटी बिल्स हो फैक्ट्री के, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री के गैस पे चल रही है गैस का बिल हो सकता है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या गैस का बिल है, ये अब ना डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है, ये सिंपली कहाँ आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के हेडिंग। फैक्ट्री के अगर एसेट्स की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। फैक्ट्री एसेट्स की अगर कोई डेप्रिसिएशन है, कोई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, मशीनरी की डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन है, व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन है, ये भी एक्सपेंस है फैक्ट्री का। फैक्ट्री में अगर हम गुड्स बना रहे हैं, चीजें डेप्रिशिएट हो रही हैं, तो ये भी एक्सपेंस ना डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर है, देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स है। मतलब मेरी इस बात पर सिंपली बस ये है कि रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में कोई भी खर्चे अगर होंगे, कोई भी खर्चा हो जाए, वो किस मेन हेडिंग में आएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में। इट मीन फैक्ट्री के जो खर्चे हैं उनको बस हमने 3 हेडिंग्स में लिखना होता है। मैं भी इंशाल्लाह फर्दर इसके स्टेटमेंट में आपको फर्दर ये सारी चीजें समझाऊंगा। मकसद मेरा अब ये है कि यहाँ तक जो हमने डिस्कशन की इसको थोड़ा सा अंदर कंक्लूड कर, फैक्ट्री के जितने खर्चे हैं उनको हम बस 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट विच मीन्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट। नंबर 2 बोले, नंबर 2 क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लेबर। अब इस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चे होंगे फैक्ट्री में, उनके लिए हमारा मेन हेड क्या बन जाएगा, बोले 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 फैक्ट्री। गॉट माय पॉइंट? किन दो के अलावा सब कुछ इस फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट, एंड सम वंस अगेन सम एग्जांपल मैं वैसे ही अभी बोलूंगा, देखूंगा अभी आगे जाके फैक्ट्री ओवरहेड्स की एग्जांपल्स, यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल्स ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स। ठीक है, अब मैं कंसंट्रेशन रखिएगा, मैं 2 लफ्ज आपको बोलने लगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे एक्सपेंसेस जो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। दो चीजें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है
वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपने अगर नोट करना है तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाऊंगा। बिफोर यू स्टार्ट टू राइट, काइंडली मेरी बात थोड़ी सी जरा यहाँ तक क्या हुई है वो जरा दोबारा सुन। आज की मैंने डिस्कशन सॉर्ट ऑफ यहाँ से स्टार्ट की है कि फैक्ट्री में नंबर 1 आप याद रखें 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं, बोल दें रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। नंबर 2, फिर मैंने आपसे कहा डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, या डायरेक्ट लेबर ही का मैंने एक और नाम क्या रखा, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ये सैलरी एक्सपेंस को कहते हैं, लेकिन किन एम्प्लॉयज के सैलरी एक्सपेंस को, वो एम्प्लॉयज जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वो एम्प्लॉयज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ रही आवाज। देन क्या बात हुई, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में हो, वो फिनिश गुड स्टोर रूम में हो, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में हो, वो कहीं भी हो, सवाए कहाँ के अलावा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, उन सब एम्प्लॉयज की सैलरी इनडायरेक्ट लेबर कहलाती है। ठीक हो गया। देन मैंने आपसे कहा डायरेक्ट मटेरियल मींस एन प्रॉडक्ट। देन मैंने आपसे कहा रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई और मटेरियल यूज हो जाए, कोई क्लीनिंग मटेरियल, कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स यूज हो जाए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर मैंने यहाँ की डिस्कशन के बाद आपसे कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के उन एक्सपेंसेस को कहते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में होते हैं। चंद एग्जांपल्स मैंने क्या बोली, यूटिलिटी बिल्स बोले, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और इस डिस्कशन के बाद मैंने फिर आपसे कहा कि 3 तरह की कॉस्ट इंकर होती है फैक्ट्री में, कॉस्ट इन फैक्ट्री। वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, रॉ मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉयज की सैलरी होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, फिर सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में बाकी सारे खर्चे आ जाएंगे। तो अगर इन 3 हेडिंग्स हम ध्यान में रखना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं है। तब इस तरह मैं करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, वैसे तो मैंने आपको कल सॉफ्ट कॉपी में चैप्टर भी भेजा है, लेकिन कुछ हाथ से भी अगर लिख लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रा याद रहेगा। तो मैं ज़रा आज की डिस्कशन जहाँ से शुरू हुई वहीं से ऊपर आपके सामने लिख देता हूँ, आपके सामने खोल देता हूँ, तो आप लोगों ने ज़रा यहाँ से ज़रा नोट कर लें। डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल फिर मैं नीचे कर दूंगा। तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, तो आप जिन हजरात ने भी नोट नहीं किया वो नोट सर आवाज नहीं आ रही। सर ने कहा है कि नोट कर लिया, मैं फिर पढ़ाता हूँ, आप ये नोट कर लें। थोड़ा सा ब्रेक है 2 मिनट की, आप नोट करें।
ये बेटा आपने यहाँ तक अगर लिख लिया है तो थोड़ा सा हमने आगे भी लिखा था यार। तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ तक लिख लें काइंडली जल्दी से लिखें। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स बेटा जो आएंगे यार, इसको फिर हमने मिलजुल के इंशाल्लाह रिजॉल्व करना। थोड़ी सी तरफ पेशेंस शायद हमारी तरफ भी और आपकी तरफ भी रिक्वायर्ड है। अब ठीक, चलें जो मैंने अब यहाँ तक बेटा आपसे बातें की उसको जरा समराइज करते हैं। चलिए बेटा लेट्स समराइज दिस डिस्कशन जो कल से अब हो रही है। इस सब का क्या फाइनल ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये सारी स्टोरी आपको मैंने मतलब बताई है, इससे क्या हमें हासिल क्या होगा। ये सारी बेटा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो जो कंटेंट है उससे फिर ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो चीजें बनाई जा रही हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट। तो ये जो मैंने सब आपको बताया इस सब को इंशाल्लाह भी हम समराइज करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक नई स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट के नाम से जो बनाई जाती है, अब उसकी फॉर्मल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरी इस बात का मतलब फिर ये भी बनेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जो मैंने नाम जिसमें लिखा है, इस स्टेटमेंट में हमने जो गुड्स बनाई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर इस स्टेटमेंट का कोई काम ही नहीं है ट्रेडिंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस था क्या बात हुई थी, वहां तो हमने चीजें बनानी नहीं, वहां तो हम चीजें खरीद के बेच रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने बनाऊंगा ये स्पेसिफिकली बस किन बिजनेसेस में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जरा नाम पे गौर करें, इस स्टेटमेंट में हम कैलकुलेट क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें जो चीजें बनाई गई हैं उनकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और प्लीज रिमेंबर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल बनाते हैं या फिनिश गुड्स बनाते हैं, हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम फिनिश गुड्स किस से बनाते हैं, रॉ मटेरियल से बनाते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में हमने ये फाइंड आउट करना है तो कि जो हमने फिनिश गुड्स बनाई हैं, फिनिश गुड्स बना ली हैं, उनको बनाने में कॉस्ट आएगी। याद रहेगा इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फिनिश गुड्स बना ली हैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना हम चाहते हैं। ठीक है, तो आए जरा आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से चीजें अंडरस्टैंड करना शुरू करें। वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले देखा करें और फिर जब मैं रुक जाऊं तो देन आप लिखा करें। सबसे पहले बेटा चीजें आपको मैंने बहुत सारी बता दी हैं, अगर आप भी सोचें अगर हमने फिनिश गुड्स बनानी है तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल कैसे कहते हैं, उन चीजों को जिनसे फिनिश गुड्स बनती हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो चीजें बनाई, ड्यूरिंग द ईयर जो चीजें बनाई हैं उनको बनाने में कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। सबको क्लियर है? मतलब इसका भी ये हो गया, लेट्स रिवाइज द डायग्राम ऑफ द फैक्ट्री फॉर रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हो गया। अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका ये होगा कि हम कैलकुलेशन करें रॉ मटेरियल स्टोर रूम को ज़हन में रखें। क्या ये पॉसिबल है कि साल के शुरू में कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हो? प्लीज रिकॉल दोबारा सब कुछ, हो सकता है पड़ा हो जो साल के शुरू में पड़ा है, क्या ये फिर पॉसिबल है कि उसमें कुछ परचेज होने की वजह से फर्दर कुछ ऐड हो गया हो, बढ़ गया हो? मसलन मैं जैसे समझाने के लिए 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल पहले पड़ा था, ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख रुपए का और खरीदा,
टोटल बेटा फिर आपके पास हो गया 1,10,000। 10,000 पड़ा था, 1 लाख और खरीदा, टोटल कितना अवेलेबल हो गया 1,10,000। बाकी भी फिगर्स मैं सामने लिखूंगा भी, आप कैलकुलेट भी कीजिएगा। देन अगर मैं उससे कहूँ आपसे कि 1,10,000 टोटल अवेलेबल हो गया था, उसमें से सपोज 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल बच गया, तो ये अब जो 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल बच गया है, ये रॉ मटेरियल जो सेव है, पड़ा है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये अभी आपका एक्सपेंस नहीं है। कंसंट्रेशन से सुनिएगा, सोचिएगा जरा। जो चीजें बच जाएं और इन्होंने अभी फ्यूचर में यूज होना हो, वो चीजें एक्सपेंस नहीं है बल्कि आपका एसेट है। तो फॉर एग्जांपल 10,000 पड़ा था, 1 लाख और खरीदा, टोटल कितना हो गया 1,10,000। 20,000 का अगर स्टॉक बच गया तो इसका मतलब फिर ये होगा कि 1,10,000 में से 20,000 बच गया, तो फिर 90,000 रुपीज का स्टॉक इस्तेमाल हुआ होगा। तो सोचें कंटी, क्या जो इस्तेमाल हुआ वो हमारा एक्सपेंस है या जो बच गया वो हमारा एक्सपेंस? जो बच गया वो हमारा एसेट है और जो इस्तेमाल हुआ वो एक्सपेंस है। तो सबसे पहले फिर हम ये जो मैंने अभी बातें की हैं इसको कैलकुलेट कर तो रॉ मटेरियल की सेटिंग में, तो उसका तरीका क्या होगा जो भाई मैं बोल रहा था, काइंडली कोशिश करें जरा बोलने पहले। सबसे पहले मैं इस रॉ मटेरियल कैलकुलेशन में देयरफॉर क्या उठाऊंगा, ओपनिंग। ओपनिंग किसका, स्टॉक किसका, ऑफ रॉ मटेरियल। फिगर्स डेफिनेटली भी हमें क्वेश्चन में दी हो, अगर फिगर्स हमने जस्ट ढूंढ के कैलकुलेट करनी होगी। सर आवाज नहीं आ ओपनिंग रही। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसको हम ढूंढेंगे। लेट्स अज्यूम अगर मैं वही फिगर्स यूज करूं जो मैं बोल रहा था, तो लेट्स अज्यूम 10,000 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। आरएम जो मैंने लिखा है, आरएम स्टैंड्स फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। देन फिर सेकंडली आप चीजें ढूंढेंगे कि क्या कुछ रॉ मटेरियल हमने परचेज भी किया। यकीनन हो सकता है कुछ रिटर्न भी हो, तो अगर परचेज भी हो रिटर्न भी हो तो हम उसे नेट ऑफ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस की नेट परचेज है, ठीक हो गया। अब यहाँ जरा रुक, एक चीज आपने सोचनी है, क्या अगर रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है तो ये हो सकता है कि उसको परचेज करने के लिए हमें कोई कैरेज कॉस्ट बियर करनी पड़ी हो? कुछ आता है जहन में? मैं कैरेज इनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ या आउटवर्ड्स की बात कर रहा हूँ? क्या होता था कैरेज इनवर्ड्स? अगर आप चीजें खरीदने पे कोई कैरेज कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर कर रहे हैं तो वो कैरेज इनवर्ड्स है, और अगर चीजें बेचने के लिए कोई कैरेज कॉस्ट पे कर रहे हैं तो वो कैरेज आउटवर्ड्स है। तो यकीनन इस वक्त परचेजेस की बात हो रही है। कैरेज आउटवर्ड्स तो वैसे ही अगर आप कोशिश करें तो आपको याद आ जाएगा कि वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में लिखा जाता है जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड्स की बड़ा बात नहीं हो रही। अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा है और कोई कैरेज कॉस्टिंग पर हुई है तो परचेजेस में फिर वो कैरेज कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। लेकिन कौन सी कैरेज कॉस्ट? कैरेज इनवर्ड्स वाली कॉस्ट। तो लेट्स अज्यूम, मैं वही वर्ड्स लिख देता हूं मैंने बोले, कैरेज इनवर्ड्स। तो फर्ज करें इस 1 लाख रुपीस के रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमें ड्यूरिंग द ईयर 2000 कैरेज इनवर्ड्स की कॉस्टिंग करनी पड़ी। सब मेरे साथ है, प्लीज समझ आ रही बात? मैं फाइंड आउट ये करना चाह रहा हूँ कि था कितना और कितना आया, बच कितना गया, और देयरफॉर ताकि मेरे पास ये पता चल जाए मुझे कि यूज कितना हुआ। फाइनली फिर इस कैलकुलेशन में हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढ के, जो लेट्स अज्यूम 20,000 रुपीज है, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है 20,000 रुपये का बच गया, उसको उठा के अगर लेस कर दें तो हम उस अमाउंट तक पहुंच जाएंगे जिस अमाउंट का रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। 10,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है ये पड़ा हुआ था। फिर लाख रुपए का परचेज किया और लाख रुपए में 2,000 की कैरेज कॉस्ट भी ऐड हो गई, तो इट मीन 1,02,000 का टोटल करके देखें तो हमने परचेज किया। 20,000 रुपए का बच गया, जो बच गया ये तो फ्यूचर में यूज होना है, इट विल गिव द बेनिफिट टू द बिजनेस इन फ्यूचर, देयरफॉर ये 20,000 तो अपने जो स्टॉक हमारा है ये एसेट्स में जाएगा। लेकिन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सब लोग कैलकुलेटर पकड़ना और कैलकुलेट ये करें कि कितने रुपए का रॉ मटेरियल फिर इसका मतलब इस्तेमाल हो गया होगा। जी कैसे कैलकुलेशन करूं? 10 प्लस 100,000 प्लस 2,000 माइनस 20,000। आई होप कि आप सबने आंसर निकाला है 92,000। तो अब 92,000 का नाम क्या बनेगा? ये कौन सा रॉ मटेरियल है? कौन सा रॉ मटेरियल है जो इस्तेमाल हो गया होगा
तो इसको कंज्यूम भी कह सकते हैं या इसे यकीनन यूज भी कहा जा सकता है। तो क्या जो चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं वो हमारा एक्सपेंस है, जो चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं वो हमारा एक्सपेंस है, या जो चीजें बच जाएं वो हमारा एक्सपेंस है? जो चीजें इस्तेमाल हो जाए वो हमारा एक्सपेंस है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप दोबारा से में सोच सकें सही तरह, लेट्स अज्यूम अगर आपने 5 पेन खरीदने, उनमें से 3 इस्तेमाल हो जाएं और 2 बच जाएं, तो 2 जो पेन बच गए हैं वो तो आपका एसेट है, लेकिन जो 3 इस्तेमाल हो गए हैं वो आपके एक्सपेंसेस में होना चाहिए। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग, जो मैंने आपके सामने प्लस माइनस किए कि हम किस फिगर तक पहुंच जाएं, किस फिगर तक पहुंच जाएं, उस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड की फिगर तक पहुंच जाएं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर किया होगा, जो रॉ मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर इस्तेमाल किया। स्टेटमेंट हम किस चीज की बना रहे हैं, हम फाइंड आउट ये करना चाह रहे हैं कि जो गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, तो जो गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट करें। व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट दिस फिगर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज if any plus minus closing stock to get the raw material consumed या used। यहाँ तक मैं अब 1 मिनट इसलिए रुक रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले आप स्टेटमेंट देखेंगे मेरी और बाद में फिर इसे लिखेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा करेगी वहाँ फिर रुक जाया करूंगा, तो आप लिखेंगे। तो अब मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर लेता हूँ, तो आप काइंडली जरा मेरी फिगर्स तक आ जाए। जो मैंने सारी अमाउंट्स लिखी हैं ये यकीनन मैंने भी अज्यूम किए हैं, बाकी इंशाल्लाह जब ये स्टेटमेंट बना लेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मैं 1 मिनट का पॉज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक इकट्ठे हो जाएं। तो अगर बल्कि आपका क्वेश्चन भी है तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर लें, ठीक है। कोई अगर ऐसा होगा जिसमें मेरी अगर क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत होगी तो वो मैं इंशाल्लाह खुद दे देता हूँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चन भी शेयर करें जिनके कोई क्वेश्चन है, और जिन्होंने भी लिखना है तो लिखें, ठीक है जी। मैं अपने फिर 1 मिनट के लिए पॉज कर। ये बेटा सब लोग इकट्ठे हैं सर? बोल दिया करें यार, अच्छा बोल दिया करें जब मैं कहता हूँ ना, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपना माइक ऑन करके बोलें। आप माइक ऑफ करके बोलने अपने घरों में बैठ के इंशाल्लाह मेरे तक आवाजें पहुंच जाएंगी जो जो पहुंचनी, ठीक है। ओके सर, चले सर नेक्स्ट। फील लाइक क्लास इन क्लास यार, मतलब मजबूरी है, हम आमने सामने तो नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम आमने सामने नहीं। जी सर, पहली चीज मेरी स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में बेटा मुझे क्या मैंने समझाई है आप लोगों को, सॉरी, रॉ मटेरियल की हेडिंग होती है और उसमें फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट जी। देन नेक्स्ट इसके बाद फिर आपने डायरेक्ट लेबर की क्वेश्चन में फिगर ढूंढनी होती है। देखिए अब मैंने जो ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि ये जो मैंने कॉस्ट इन फैक्ट्री पर लिखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसी को बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए शायद नई बात कोई नहीं है, लेकिन एक तरतीब उसका फॉर्मेट वैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद फिर
आपने अपने क्वेश्चन में ढूंढना है कि डायरेक्ट लेबर की अमाउंट क्या है, और जिस मैंने ऊपर कहा था मैं दोबारा लिखना, इसको वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक? तो डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट हुआ करेगी क्वेश्चन में वो हम ढूंढा करेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट्स अज्यूम कि 55,000 इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सिर्फ आपको याद दहानी करवाने के लिए, डायरेक्ट लेबर का मतलब ये था कि ये उन एम्प्लॉइज की सैलरी है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन अभी लिखने की जल्दी ना करें, एक मेरी बात यहाँ तक दोबारा सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद जब ये दो फिगर्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर, तो इसके बाद इन दोनों फिगर्स को फिर ऐड किया जाता है। इन दोनों फिगर्स को 92,000 और प्लस 55,000, ये आपका आंसर आ गया। काइंडली पहले आंसर सॉल्व कर दे मुझे, कर दिए? क्या आंसर आया? 1,47,000। किस किस को मैंने ऐड किया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर को। तो ये जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करके, इसका एक खास नाम है जो आपको बुक्स में नजर आएगा, उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किसी फैक्ट्री की अलग कोई कॉस्ट का नाम नहीं, प्राइम कॉस्ट सिंपली कैलकुलेशन है जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने से आती है। अब मेरे इधर कुछ लफ्ज अपने गौर से नोट करने हैं। मैंने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को। तो आपको पता है मैंने डायरेक्ट मटेरियल किसको कहा है? किसको कहा है? बताएं 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 सोचें। ये जो रॉ मटेरियल है, इसी का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ऑल्टरनेट नेम बताया था, डायरेक्ट मटेरियल। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर, या इसे इस तरह भी कह सकता हूं मैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। ठीक है, यहां तक वन सेकेंड में रुक रहा हूं, आप लोग यहां तक जरा इकट्ठे हो जाए। जी लिखिए जी। जी सर जी लिख लिया, कोई आया जी का कोई आंसर आया? जज़ाकल्लाह जी। जब हम प्राइम कॉस्ट तक बढ़ा जाएंगे तो देन फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप इनके वो मीनिंग जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था वो ज़हन में लाएं। प्राइम कॉस्ट के बाद अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख रहा हूँ। इस हेडिंग में हमने फैक्ट्री से रिलेटेड अब सारे एक्सपेंसेस अपने क्वेश्चन में से ढूंढ के लिखा करने हैं, ओनली एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, क्योंकि हम उनको सेपरेटली लिख चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस कि हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के खर्चे ढूंढेंगे। मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने बोली थी एक्सपेंसेस की, अब उन एक्सपेंसेस की लिस्ट को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग रिकॉल करें मैंने क्या क्या बोला था। मैंने यूटिलिटी का था, फैक्ट्री के यूटिलिटी बिल्स। मैंने क्या कहा था? फैक्ट्री रिपेयर मेंटेनेंस यानी। लेकिन अगर ये तरतीब इसमें ऊपर नीचे हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, बस आपको सीक्वेंस में चंद एक चीजें बनानी। देन उसके बाद मैंने आपको कहा था फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन है। हमारा सारा फोकस फैक्ट्री के ऊपर है, फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस पे, क्योंकि गुड्स कहाँ बनती हैं। हमारी हेडिंग के या स्टेटमेंट की हमने गुड्स बनाने की कॉस्ट ढूंढनी है, तो इन अदर वर्ड्स हम फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। तो फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री एसेट्स की इंश्योरेंस, चलता जाऊं। दो चीजें और ध्यान में रखें, इनडायरेक्ट मटेरियल है लफ्ज़ में, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा अगर कोई मटेरियल यूज हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। प्लीज प्रिंसिपली स्पीकिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस सारे खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा हैं। मैं बार बार प्लीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब इन सब की लिख नहीं रहे आप गौर से सुन रहे मेरी बातें भी, फिलहाल जब मैं कहूँगा तब लिखिएगा। इन सब की मैं इंडिविजुअल फिगर अज्यूम करने के बजाय लेट्स अज्यूम आपसे ये कहता हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो यूटिलिटी वगैरह के इनडायरेक्ट लेबर तक के, इस सब का टोटल लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 85,000 रुपीज है। ये मैंने किस चीज से टोटल किया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो अमाउंट्स है उसका सपोज टोटल है 85,000, रादर देन कि मैं अलग अलग लिखता। अभी ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम हमारी फैक्ट्री में 85,000 के
टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो मैंने एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने बनाई है, ये यकीनन 100% लिस्ट नहीं है, एक्सेट्रा है। इसके अलावा भी अगर कुछ चीजें हुआ करेंगी तो हम क्वेश्चन में से फिर दिखा करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप इकट्ठे हो जाए फिर मैं इसके बाद आगे चलूँ। ये अभी लोग अभी बेटा आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कैरिज आउटवर्ड्स कहाँ आएगा, तो आई रिपीट वंस अगेन, कैरिज इनवर्ड्स पहले क्लियर हो गया कि मैंने कहाँ लिखा है, कैरिज इनवर्ड्स परचेजेस में मैंने ऐड किया। अब कैरिज आउटवर्ड्स होता क्या है, पहले तो ये सब लोग अपने ज़हन में ला सकेंगे, 500 पे जिसने सवाल किया है। कैरिज आउटवर्ड्स बेटा ये होता है कि जो आप चीजें बेच रहे हैं उनको बेचने पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है तो कैरिज आउटवर्ड एक सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो मैं अगर सेलिंग एक्सपेंस कह रहा हूं तो आपके ज़हन में है, कल हमने एक इनकम स्टेटमेंट कहीं बनाई है, तो इनकम स्टेटमेंट मैंने दोबारा आपके सामने खोल दी है। इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम के बाद को सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है। तो कैरिज आउटवर्ड्स है ना, वो सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट, वो चीजें बेचने का खर्चा है। हम इस वक्त काइंडली प्लीज फोकस जो हम कर रहे हैं इस वक्त, हम इस वक्त चीजें बनाने के खर्चे ढूंढ रहे हैं, और चीजें बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ा, उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए अगर हमने खरीदना हमें पड़ा है, तो उसको खरीदने पे जो कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो फिर कैरिज इनवर्ड होती है। तो कैरिज इनवर्ड्स परचेज कॉस्ट में ऐड हो रही है, और कैरिज आउटवर्ड जो है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और इंशाल्लाह मैं इनकम स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कैसे बनती है वो फिर मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एड्रेस हो गया मेरा क्वेश्चन। जिस साहब ने जरा पूछा था क्वेश्चन वो जरा काइंडली बता दे टाइप करके। क्लियर है जी, आ गया उसका मैसेज? चलें जज़ाकल्लाह जी। हाँ आप जरा वापस आ रहे हैं, हम क्या बना रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इसका साइज वो नहीं है जो क्लास में बोर्ड का साइज होता है, तो वो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ ऊपर नीचे करके आपको दिखाता रहूँ। तो हमने सबसे पहले बेटा प्लीज क्या कैलकुलेट किया था, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन की, फिर उसमें काइंडली बोल दे मैंने क्या ऐड किया, डायरेक्ट लेबर मैंने ऐड किया, डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल कंज्यूम को प्लस करके मैंने प्राइम कॉस्ट निकाली। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फिर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया यहां तक। अब मैं अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर लूं, बोलें किस में क्या प्लस कर लूं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर लूं, तो फिगर मेरे पास आएगी 147,000 प्लस 85,000। जी सर क्या आंसर आएगा, 2,32,000। सर कर दें जरा बच्चे, 2,32,000 आंसर आएगा। किस किस को बेटा मैंने प्लस किया है, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब थोड़ा जरा डेप्थ में जाएं, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड हुआ था, रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर। इट मींस मैंने जो 2,32,000 कैलकुलेट किया है,
इसमें अब डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गई है, और फैक्ट्री में जो इन दोनों के अलावा खर्चे हुए थे वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से आ गए। तो इट मींस मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैंने प्लस कर दिया। तो जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो फैक्ट्री में ही 3 तरह के खर्चे हैं। इसको फिर हम नाम दे देंगे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। पहले नाम सुनने हैं आपने। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मैंने कैसे कर ली, कैसे कैलकुलेट कर ली है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक हो गया। लेकिन इसी फिगर के लिए 2 नाम और यूज होते हैं जिन्हें हमने ध्यान में रखना है, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ। इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, इसी को टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और इसी को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। तो काइंडली बोल के अब ये तीनों नाम यहां तक जरा 2,32,000 तक फिगर लिख लें, फिर मैं आगे स्टेटमेंट कंप्लीट करता हूं। ये बेटा 3 नाम क्या है यार? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस फिगर तक अगर आपने आना है तो आपको प्राइम कॉस्ट का पता होना चाहिए और फैक्ट्री ओवरहेड्स आप इसमें ऐड करना। तो यहां तक हमारी फिगर कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सॉरी मैंने एंड में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं। जी अब बेटा इसके बाद अब आपने लिखने की बिल्कुल को जल्दी नहीं करनी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, तो नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको पहले आपने गौर से देख के अंडरस्टैंड करना। उस स्टेप पे जाने से पहले मैं जरा सब कुछ जो यहाँ तक हुआ है वो आपको जरा दोबारा रिफ्रेश कर दूं। देखिए हम स्टेटमेंट बना किस चीज की रहे हैं? हम स्टेटमेंट इस चीज की बना रहे हैं कि जो फिनिश गुड्स बनी है, जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, उनकी कॉस्ट क्या आई। ठीक है, अब आए जरा उसमें जो कैलकुलेशंस की। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इस साल हमारा रॉ मटेरियल 92,000 रुपीज का लगा। फिर हमने ये देखा कि इस साल हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 55,000 रुपीज आई। फिर हमने ये देखा कि हमारे इस साल फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 85,000 आई। मींस टू से इस साल इस पीरियड में हमारी टोटल फैक्ट्री में कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,32,000 रुपीज आ गई। ठीक है, हमने लेकिन अभी क्या फाइंड आउट करना है कि गुड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समटाइम्स वर्क इन प्रोसेसेस भी होते हैं। अभी आप लिखने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है नया आप लोगों के लिए, आप बहुत गौर से मेरी बात सुनें। वर्क इन प्रोसेस को थोड़ा सा आपने पहले जहन में रिवाइज करना है। वर्क इन प्रोसेस कहते किसे? वर्क इन प्रोसेस का मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स, और सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जो बन रही हैं। मैंने आपके सामने लफ्ज लिखा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है ये वो गुड्स थी जो पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा और इस साल फिर के स्टार्ट में फिर इन्हें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहा होगा। मेरे वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं सबको? ये गुड्स पिछले साल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा और इस साल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। मतलब इसका ये है इन गुड्स पे कुछ कॉस्ट पिछले पीरियड में आई होगी, लेकिन उस पिछले पीरियड की कॉस्ट से गुड्स कंप्लीट नहीं हुई होंगी। अंडरस्टैंडेबल? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स थी, इन पे पिछले साल तक 15,000 कॉस्ट इंकर हो चुकी थी। तो मेरा एम्फेसिस है ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम कि ये जो 15,000 रुपीज मैंने लिखा है ये इन गुड्स की 60% कॉस्ट थी। बहुत गौर से सुनने वाली चीज है। मतलब मेरा 60% से ये है
कि 15,000 रुपए के खर्चे से ये गुड्स जस्ट 60% कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर, इसीलिए क्योंकि 100% कंप्लीट नहीं थी, इसलिए हमने इसे लास्ट ईयर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहा होगा। तो 15,000 की जो अमाउंट है, लेट्स अज्यूम इस अमाउंट से ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स लास्ट ईयर तक 60% पूरी हो गई थी। क्या डेफिनेटली इसका मतलब फिर ये है कि इन पे 40% कॉस्ट अभी और आनी थी? यकीनन आनी थी, लेकिन क्या पिछले पीरियड में आ गई थी या अब अगले पीरियड में आई होगी? पिछले पीरियड में तो कितने परसेंट कॉस्ट आई है? 60%। रिमेनिंग कॉस्ट पे हमारे अकाउंटिंग पीरियड में शायद आई होगी, उसको मैं फिर अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहां तक ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने 15,000 रुपया लिखने का मतलब और उसके सामने 60% लिखने का मतलब कि समझ गए सारे कि इन गुड्स पे पिछले पीरियड तक 15,000 का खर्चा हो गया था, जो 60% कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, देन क्या ये पॉसिबल है कि इस साल के एंड में भी कुछ गुड्स ऐसी हों, इस साल के एंड में, करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में भी कुछ गुड्स ऐसी हों जो अभी इन प्रोसेस हों? इन अदर वर्ड्स, वो हमारे वाले इस करंट अकाउंटिंग ईयर में पूरी नहीं हुई, वो वाली गुड्स जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में अब कंप्लीट हो। मेरी बातें मुश्किल तो नहीं होती जा रही हैं? इस सारी डिस्कशन को करते हुए एक छोटी सी चीज हम थोड़ी सी और ज़हन में रख लेते हैं। लेट्स अज्यूम, अगर मैं आपके सामने कहूँ, आपको लिख लेता हूँ मैं, कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है ये 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ था, देयरफॉर ये एंड कब होगा? 30 जून 2020। तो ये जो मैंने आपके सामने 15,000 रुपया लिखा है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के नाम से, ये सोचे सारे और से सोचें, ये गुड्स कब तक या 60% कंप्लीट हो चुकी हैं? साल के शुरू तक। इन अदर वर्ड, साल के शुरू तक का मतलब पिछले पीरियड तक। तो बाकी जो इन पे 40% कॉस्ट है वो फिर हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड में इंकर होनी है। ठीक है, अब अगर मैं 30 जून 2020 के एंगल से सोचूं तो उस दिन जो गुड्स अभी सेमी फिनिश फॉर्म में होंगी उसका फिर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस करना चाहिए, ऐसे ही। और लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि जो साल के एंड में गुड्स पड़ी हैं जिन पे काम अभी जारी है, उन पे 20% काम हो गया है, और सॉरी उन पे 20,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई है, विच सपोज रिप्रेजेंट्स 75% कॉस्ट। मैंने इंशाल्लाह अभी इनको बात को बहुत और ज्यादा डिटेल में आपसे डिस्कस करना है। जो मैंने यहाँ तक बात की है उनको मुसलसल बार बार सुन के जरा आपने पहले फाइनल करना। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने 15,000 रुपया लिखने का मतलब और उसके सामने 60% लिखने का मतलब जरा दोबारा समझो। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का मतलब वो गुड्स जो साल के शुरू में बन रही थी, ठीक है जी। 15,000 लिखने का मतलब इन गुड्स पे 15,000 रुपए तक का खर्चा साल के शुरू तक हो गया था और उस खर्चे से ये 60% कंप्लीट हो चुकी थी। आगे 1 मिनट जरा पॉज कर रहा हूं। ये मैं वर्किंग प्रोसेस से बड़ा दोबारा शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये मुश्किल पॉइंट है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि हम 10-15 मिनट इस पे लगाएंगे। फुल कंसंट्रेट ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को भी मुझे पता है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कंसंट्रेशन आप रखनी है। वंस अगेन, वर्किंग प्रोसेस मींस ऐसी गुड्स जो बन रही हैं, ये सबको क्लियर है? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस मींस ऐसी गुड्स जो पीरियड के स्टार्ट पे बन रही हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है? जरा रिस्पॉन्स दे दें सारे जी। व्हाट्सएप ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस सबको क्लियर हो गया अभी यहां तक? जी का बेटा मतलब फिर ये होगा कि आप ये समझे हैं कि वो गुड्स जो साल के शुरू में बन रहे हैं। आपने रिस्पॉन्स काइंडली जरा देना ताकि मुझे पता चलता रहे और फिर मैं अकॉर्डिंगली आगे जाऊँ। अब इसके सामने 15,000 लिखने का मतलब ये है कि साल के शुरू तक इन पे 15,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई है। जरा रिस्पॉन्स देना, सही है?
इस 15,000 के सामने 60% लिखने का मतलब ये है कि 15,000 रुपए के खर्चे से ये गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं है, जस्ट 60% कंप्लीट हुई थी। यहां तक जी ठीक है? यस सर, यस सर। जी आ गया सर? आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट रखें, यस सर। माइक्रोसॉफ्ट रखें, माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड करें। सबका जी हो गया यहां तक? अब मैं सबको ना इकट्ठा बताने लगा दोबारा। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने 15,000 और उसके सामने 60% लिखने का मेरा फिर मतलब ये हुआ कि साल के शुरू में जो गुड्स बन रही थी उनको बनाने में 15,000 रुपए का खर्चा हो गया था और उस खर्चे से वो गुड्स 60% पूरी हुई थी। आगे उनका क्या होना है इग्नोर इट, मैं इंशाल्लाह अभी बताता हूं। लेकिन मैंने ये सारी बात साल के शुरू तक की है, अकाउंटिंग पीरियड का शुरू। अब जरा कहीं पहले क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का मीनिंग समझें। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लिखने के यहाँ मतलब है कि अब मैं पीरियड के एंड की बात कर रहा हूँ और पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही हैं अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरा रिस्पॉन्स देते रहिएगा जरा। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का मतलब वो गुड्स जो पीरियड के एंड पे बन रही थी और पूरी नहीं हो सकी, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे जरा रिस्पॉन्स है जी सर। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जी है। देन बेटा इसके सामने 20,000 लिखने का मतलब कि इस पीरियड के एंड तक इन पे 20,000 रुपए की कॉस्ट इनकर हो चुकी है और उसके सामने 75% लिखने का मतलब आप बताएंगे, कुछ आप सोचा था मतलब उसका क्या होगा 75% लिखने का कि इस 20,000 रुपए से ये गुड्स 100% पूरी नहीं हुई, 75% पूरी हो गई हैं। जस्ट मैं छोटी सी चीज जरा इससे पूछ रहा हूँ कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या ये 20,000 रुपए के सामने अगर मैं 75% लिख रहा हूं तो क्या इस 20,000 में अभी नेक्स्ट ईयर 25% खर्चा और है ऐड होगा तो ये चीजें पूरी होंगी? नेक्स्ट ईयर मैंने बीच में अब क्यों कहा, हमारा वाला पीरियड अब कंप्लीट हो गया और उस वक्त ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स बनी नहीं है। फिनिश गुड्स क्या होती हैं जो 100% पूरी हो गई हैं, तो ये गुड्स अभी 100% पूरी नहीं है। ये जस्ट कितने परसेंट पूरी है? 25% पूरी है, और सॉरी 75% पूरी है और 20,000 रुपए का खर्चा हो गया है। इन पे अभी और कितने परसेंट खर्चा कब होगा तो पूरी होंगी? अगले साल जब इस 75% के खर्चे में 25% और खर्चा ऐड होगा तो फिर ये गुड्स फिनिश गुड्स कहलाएंगे। हमारे पीरियड के एंड पे ये गुड्स फिनिश गुड्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी सपोज जस्ट 75% कंप्लीट हुई है। आई होप कि यहां तक अब आप ये अंडरस्टैंड कर गए हैं कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का मीनिंग क्या है। कोई रिस्पॉन्स जरा काइंडली दे दें ताकि अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो मैं उसको पहले दूर कर दूं। तो बेटा हमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, ये जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है। मैं भी बिल्कुल रिलैक्स होकर कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए नई चीजें हैं तो मुझे उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो अपने मैसेजेस के थ्रू जरूर पूछें, मेरे तक अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहा है तो मैं अकॉर्डिंगली फिर उसका आपको जरूर कोशिश करूंगा कि सही आंसर दे सकूं। जी अब मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। उसामा से जरा पूछ लें, ये जो बीच में आप मेरी इस तरह की आवाज़ें सुन रहे हैं हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकूं। तो उसामा से जरा अगर पूछ के बता सकें, उसामा जरा बता सके यार कि कोई अब कुछ कन्फ्यूजन दूर होगी। जी सर यहाँ तक ठीक है जी बेटा? बात यहाँ तक तो होपफुली अब ठीक है लेकिन बात अभी कंप्लीट नहीं। अब आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और अब अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। आइए अब जरा हम 2,32,000 से दोबारा शुरू करें। सब ने बोलना है, ऊंची आवाज में बोलना है, अपने अपने घरों में ऊंची ऊंची आवाज में बोलना है। ये 2,32,000 का नाम क्या है? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं,
ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम बात करते हुए इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह लेते हैं, जो कॉमनली वर्ड यूज होता है। ये बेटा इस साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इन अदर वर्ड्स, इस साल जो चीजें हमने बनाई हैं उन पे ये कॉस्ट आई। क्लियर है? ये इसमें क्या क्या शामिल है दोबारा देखते हैं। इसमें प्राइम कॉस्ट शामिल है और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है। प्राइम कॉस्ट में क्या शामिल है? डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर। तो इस साल जो जो खर्चे हमारे फैक्ट्री में हुए थे, हमारी इस वर्किंग के मुताबिक उन खर्चों का सम 2,32,000 रुपीज है। बिफोर एनीथिंग, अब लॉजिकली हमने ये सोचना है, ये सब कुछ आपने लिखने की कोई जल्दी नहीं करनी है, समझ आएगी तो लिखिएगा, वरना हम पहले इसे समझेंगे और फिर एंड में अगर समझ आएगी तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। 2,32,000 पे अब मेरा सारा फोकस है। इसमें 3 तरह की कॉस्ट शामिल होनी चाहिए, 3 तरह की चीजों की कॉस्ट शामिल होनी चाहिए। फुल कंसंट्रेट आपका कैमरा। नंबर 1, मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं जरा बोल दूं। देखिए बेटा, अगर हम लॉजिकली चलें तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे एक मिनट आएगा। फैक्ट्री में गुड्स बन रही हैं, अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट से शुरू करें। सबसे पहले साल के शुरू में ये ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस वाली चीजें बन रही थी। ये मेरा लफ्ज सबको एक एक समझ आया? साल के शुरू में ये गुड्स ऑलरेडी इन प्रोसेस थी। तो सोचे जरा रुक के, क्या लॉजिकली सबसे पहले हमने इसी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे रिमेनिंग काम करके कंप्लीट नहीं किया होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो जो गुड्स बन रही थी हमने उनको बनते रहने दिया होगा और नई चीजें बनानी शुरू कर दी होंगी। तो सबसे पहले हमने जो इस साल खर्चा किया है, इस साल ये जो खर्चा किया है, उस खर्चे में क्या मोस्ट लॉजिकली इन गुड्स की, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स की रिमेनिंग कॉस्ट शामिल होनी चाहिए। ये मैंने रिमेनिंग वर्ड क्यों बोला है, आई रिपीट वंस अगेन। ये गौर से देखें, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने जो 15,000 लिखा है, 60% लिखा हुआ है। प्लीज दोबारा रिकॉल करें, 15,000 का मतलब, 60% का मतलब, सोचें आप लोग, सोचें जरा एक मिनट, फिर मैं बोलता हूं दोबारा। क्या ये 15,000 रुपया इन गुड्स का 60% खर्चा था जो पिछले पीरियड में आ चुका था? क्या सबसे पहले हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्हीं गुड्स पे 40% खर्चा करके इन्हें कंप्लीट किया होगा? मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इन्हीं कंप्लीट किया होगा, मैं स्टेप बाय इंशाल्लाह आगे आऊंगा। तो सबसे पहले लॉजिकली मेरे इस 2,32,000 रुपए के खर्चे में क्या मैं कह सकता हूं कि रिमेनिंग कॉस्ट का बड़ा मतलब, हिम्मत करें 40% कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शामिल होनी चाहिए। मैं किसका ब्रेकअप बोलने की कोशिश कर रहा हूं? 2,32,000 रुपीज में क्या इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 100% कॉस्ट शामिल होगी या 40% कॉस्ट शामिल होगी? इसका मैं जरा आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा। जहां जहां भी जो हजरात बैठे हैं, जरा बताएं क्या मेरा यह पॉइंट नंबर 1 सबको समझ आया? जी व्हाट्सएप बताइएगा रिस्पॉन्स। 40% नहीं, 40% शामिल होगा इसमें या 100% शामिल होगा? 40% शामिल होगा सर, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है सर। नंबर 2, अगर हम फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में सोचें तो क्या ये फिर पॉसिबल है कि जब हमने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट कर लिया होगा, मेरे वर्ड एक एक वर्ड मैं प्लीज जो बोल रहा हूं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में जब हमने रिमेनिंग 40% कॉस्ट इंकर कर ली होगी, तो क्या फिर ये पॉसिबल है कि हमने कुछ और गुड्स इसी पीरियड में बनानी शुरू की हों और उन्हें इसी पीरियड में कंप्लीट भी कर लिया हो? मेरी बात को समझ आइए। क्या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जिसका मसलन अब शर्ट्स बना रहे थे फैक्ट्री में,
इज इट पॉसिबल कि कुछ शर्ट्स हमने इसी साल बनानी शुरू की हो और इसी साल कंप्लीट भी करनी हो? तो अगर इसी साल बेटा बनानी भी शुरू की हो और इसी साल कंप्लीट भी करनी हो, तो क्या फिर उनकी 100% कॉस्ट इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए? अब 100% कॉस्ट का मतलब उनका मटेरियल, जो उनका रॉ मटेरियल लगा, जो उनकी लेबर लगी है, जो उन पे ओवरहेड्स वगैरह लगे हैं, तो वो ऑलरेडी इसमें शामिल होना क्यों चाहिए? क्योंकि हमने पूरे साल का खर्चा कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसमें इस 2,32,000 में 100% कॉस्ट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ those goods started and completed during the year शामिल होनी चाहिए। मैं आपके सामने ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं सबको पता चल रहा है कि मैं किस अमाउंट का ब्रेकअप बता रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द ब्रेकअप ऑफ दिस 2,32,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो काइंडली मुझे इस पॉइंट नंबर 2 का भी कोई रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। क्या अगर कुछ गुड्स इसी पीरियड में शुरू हुई हैं और इसी पीरियड में कंप्लीट हुई हैं, तो फिर इस 2,32,000 में शामिल होना चाहिए? देखिए बेटा हो क्या रहा है, दोबारा प्लीज कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हो क्या रहा है, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हमने इस स्टेटमेंट को बनाते हुए इस साल का जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो लिख लिया, जो लेबर लगी वो लिख ली है, जो ओवरहेड्स लगे हैं फैक्ट्री में वो लिख ली। इन अदर वर्ड्स इस साल की हमने फैक्ट्री की सारी कॉस्ट लिख ली थी। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। तो मैंने 2 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। सेकंड पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे? जी सर, जरा रिस्पॉन्स बता दें बच्चों के। सर सेकंड पॉइंट फिर सुनिए। चैट में वगैरह में कोई रिस्पॉन्स दें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये ना हो कि मैं अकेले ही आज की क्लास खत्म करके घर चला जाऊं और मुझे पता ही चले कि जो स्टेटमेंट आती थी वो मुझे पता नहीं। हमारी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आए। सर सेकंड पॉइंट बेहतर समझे। अब टेंशन फ्री रहेगा, ये बहुत ज्यादा कोई टेंशन ना क्रिएट कर लीजिएगा कि पहले दूसरे दिन ही इतनी मुश्किल चीजें शुरू हो गई हैं। वैसे भी हम घरों में फारे के बैठे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें ऐसे काम होने चाहिए जिससे आपको जरा महसूस हो कि स्टडी स्टार्ट होगी। तो जी रिस्पॉन्स आ रहा है सर? जी बेटा ठीक है सर। अब आए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। बिफोर मैं अब लास्ट चीज पे चलूं, दोबारा जरा 1 और 2 में रिवाइज करने लगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 60% का बड़ा मतलब ये था कि 60% खर्चा पिछले पीरियड में आ गया और रिमेनिंग 40% खर्चा फिर हमारे पीरियड में आया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये गुड्स हमने फिनिश करनी होंगी। फिर अगर इस साल को गुड्स हमने स्टार्ट की होंगी और इसी साल कंप्लीट करनी है, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, तो उनकी 100% कॉस्ट इसमें ऑलरेडी आ रही होगी इस 2,32,000। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आ जाए जो आपके सामने मैंने एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है, ये कौन सी गुड्स होंगी ये जरा अगर आप ट्राई करके मुझे समझा सकें। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग हमारे जहन में है? क्या है मीनिंग? ये वो गुड्स हैं जो हमारे वाले साल के एंड पे भी बन रही हैं। कंसंट्रेशन में मेरा सवाल सुना। नंबर 1, क्या ये शुरू हमारे पीरियड में हुई होंगी? क्या इन पे काम हमारे पीरियड में शुरू हो गया होगा? वर्क इन प्रोसेस है, शुरू हो गया होगा। लेकिन अगर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो शुरू तो हो गया होगा लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरी अगर फिगर्स पे आए आप तो 75% इन पे काम हो गया है। किस पीरियड में? हमारे पीरियड में। लेकिन क्या रिमेनिंग 25% कॉस्ट अभी अगले पीरियड में आनी है? यकीन फिर ये 25% कॉस्ट आने से ही गुड्स फिनिश होनी है। तो क्या मेरे 2,32,000 रुपए में जो इस साल की कॉस्ट है, उस 2,32,000 रुपए में ये 20,000 की अमाउंट ऑलरेडी शामिल होगी? आपका क्या आंसर है जरा अगर बता सकें। आई एम ट्राइंग टू से क्या इस 2,32,000 रुपए में ये 20,000 जो मैंने लिखा है वर्क इन प्रोसेस के सामने, क्या ये ऑलरेडी शामिल होगा? क्या ये 20,000 का खर्चा इस पीरियड में हुआ है?
सर जी हुआ है, क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का? यस सर। क्या 2,32,000 में 20,000 शामिल होगा? अब अगर मैं नंबर 3 पे लिखूं तो क्या मेरे 2,32,000 में 75% कॉस्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने लगा हूं, 75% कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इंक्लूड हो गई होगी। सब क्लियर है सर? नो अगर है तो मैं, अगर किसी का आंसर नो है तो मैं उसका आंसर दोबारा देता हूं। वंस अगेन काइंडली प्लीज मेक एन एफर्ट, 10 मिनट और हमारे पास है, फुल फोकस अपने करना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है पीरियड के एंड पे गुड्स अभी बन रही हैं। वर्क इन प्रोसेस का मतलब कि कुछ काम हो गया है, कुछ काम अभी रहता है। अब मैंने जो परसेंटेज लिखी है, मेरी परसेंटेज का मतलब ये है कि 75% काम हो गया है, और 75% काम का मतलब 20,000 रुपए का खर्चा हो गया है। तो कब हो गया है? क्या अगले साल होगा या इसी साल हो गया है? यकीनन अगले साल भी होगा, लेकिन प्लीज ट्राई कि अगले साल कितने परसेंट होगा? 25% होगा। तो मेरे इस साल के खर्चों में ऑलरेडी 25% कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं आ रही होगी। मेरे इस साल के खर्चे में वो कॉस्ट शामिल होगी जो इस साल इंकर हो गई है। तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, लाइक इस तरह कर लेते हैं ना, शर्ट्स बन रही हैं, शर्ट्स के अभी कफ बटन वगैरह